दोस्तों, जब बात अखंड भारत की होती है तो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। किसी का कहना है कि अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा यानी कि म्यांमार तक और भूटान से लेकर श्रीलंका तक। तो किसी का यह भी मानना है कि अखंड भारत की सीमा अफगानिस्तान से शुरू होकर तिब्बत होते हुए थाईलैंड, कम्बोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया तक जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे अखंड भारत के अंतिम विभाजन यानी कि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश के पार्टीशन के बारे में। आखिर वे क्या कारण थे कि पाकिस्तान को भारत से अलग करना पड़ा और इस विभाजन का जिम्मेदार कौन था, मतलब इसके पीछे किसका हाथ था। चलिए जानते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, वैसे तो 1920 ईस्वी में ही भारत के विभाजन की नींव रख दी गई थी, लेकिन अल्लामा इकबाल नाम के एक आदमी ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में पहली बार मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, जिसके बाद 1930 ईस्वी में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अखंड भारत के मुस्लिम समुदायों को यह कहकर कि भारत की मुख्य धारा की पार्टी यानी कि कांग्रेस मुस्लिमों को अनदेखी कर रही है, अपने बस में ले लिया, मतलब मुस्लिम समुदाय को भरोसे में ले लिया। मोहम्मद जिन्ना को लग रहा था कि आजादी के बाद बहुसंख्यक लोग ही सरकार बनाएंगे, अल्पसंख्यक लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। साल दर साल मुस्लिम राष्ट्र की मांग और तेज होती गई। हालांकि हिंदू महासभा के जो लोग थे वे कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि सन 1937 ईस्वी में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में वीर सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि भारत एक सजातीय एवं एकजुट राष्ट्र हो सकता है बिना दो अलग अलग हिंदू एवं मुस्लिम राष्ट्र के। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी साल 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। और अंग्रेजों का तो सिद्धांत ही था कि फूट डालो शासन करो। मुसलमानों में शिक्षा की अभाव थी और वे अपने धर्म को राष्ट्र से ज्यादा महत्व देते थे। इनके अंदर यह भावना डाल दिया गया कि भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में मुस्लिम की रक्षा संभव नहीं है और इसका एक ही उपाय है मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण। जुलाई 1946 में मोहम्मद जिन्ना ने मुंबई, जो तभी बॉम्बे हुआ करता था, अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क पाकिस्तान के लिए संघर्ष की तैयारियां कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा तो वे यानी कि मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन प्लान को अंजाम देंगे। और लास्ट में हुआ भी ऐसा ही। जिन्ना ने घोषणा कर दिया कि 16 अगस्त के दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। अब 15 अगस्त 1946 तक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये डायरेक्ट एक्शन प्लान या डायरेक्ट एक्शन डे है क्या। वैसे तो जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी पूरे देश को दी गई थी, लेकिन बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की ही शासन चल रही थी और सत्ता में बैठे हुए थे हसन शहीद सुहरावर्दी, जिस वजह से मुस्लिम लीग को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन प्लान को अंजाम देने में और भी आसानी हुई। वो दिन था 16 अगस्त 1946। सुबह सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था, लेकिन दोपहर आते आते कोलकाता समेत आसपास के अन्य इलाकों में मुस्लिमों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। फिर समय हुआ दोपहर 2 बजे की नमाज का। इतने समय तक लाखों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे, जिसमें से अधिकांश के पास लोहे की रॉड और लाठी डंडा मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स बताती है कि बाहर से ट्रकों में भर भर कर मुस्लिमों को लाया गया था, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। अब इस भीड़ में 2 लोगों की एंट्री होती है, ख्वाजा नजीमुद्दीन और सुहरावर्दी। ये दोनों मिलकर इस भीड़ के सामने हिंसक भाषण दिया, जिसके बाद एक सामान्य से दिखने वाली भीड़ हिंसक दंगाइयों की भीड़ में तब्दील हो गई, जो हिंदुओं की खून की प्यासी हो गई थी। बहुत सारी रिपोर्ट में बताया जाता है कि मुस्लिमों की संख्या लगभग 5 लाख से भी अधिक थी। मुस्लिमों की यह भीड़ हिंदुओं को निशाना बनाने लगा। राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बर्रा बाजार जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों एवं दुकानों को जलाया जाने लगा। हालांकि शाम होते होते दंगा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दी गई और रात 8 से 9 बजे के बीच सैनिकों की तैनाती भी कर दी गई। लोगों को लगा कि अब हालात सामान्य हो गई है, लेकिन अगले दिन यानी कि 17 अगस्त 1946 को इस्लामिक कट्टरपंथियों की सबसे खूंखार रूप दिखाई दिया। इस दिन हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया जाता है। इनके संपत्तियों को जला दिया जाता है। ये नरसंहार 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चला। ये दंगा बंगाल से बढ़ते बढ़ते बिहार तक पहुंच गया था। मुस्लिम लीग द्वारा किए गए इस दर्दनाक नरसंहार में लगभग 6000 हिंदुओं को जान से मार दिया गया था, जबकि 20,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 1 लाख से अधिक हिंदुओं को अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा था। महात्मा गांधी को इस दंगा के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो तुरंत बंगाल आते हैं और वो किसी तरह से दंगा को शांत करते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बाद लोगों को लगने लगा था कि भारत का विभाजन कर ही देना चाहिए, क्योंकि एक गांधी कहां जाकर दंगे को रोकेंगे। पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग फैल गई थी। कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया।
लेकिन फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो पाया, और होते भी कैसे, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले से ही पाकिस्तान के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो चुके थे। भारत की सिचुएशन ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। तभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन इस घोषणा पर भारत के तत्कालीन वायसराय सहमत नहीं थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन हर हाल में होकर ही रहेगा। हालांकि गांधी जी ने माउंटबेटन से मिलकर इस विभाजन को रोकने का काफी प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। और कहा जाता है कि मोहम्मद जिन्ना को पीएम बनने का भी ऑफर मिला था, लेकिन वे अपने जिद पे अड़े रहे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। फिर माउंटबेटन लंदन जाकर वहां के अधिकारियों से बात करने के बाद भारत लौटे और 3 जून 1947 को एक योजना लाई गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत की प्रशासन उस सरकार को सौंपेगी जिसके पास जनता का सपोर्ट होगा। साथ ही ये भी तय किया गया कि यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोग भारत के विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए एक कमीशन नियुक्त की जाएगी। इस योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया था। बाद में कांग्रेस ने अपने मत विभाजन के बाद इसे स्वीकारा था। फिर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त को अखंड भारत 2 गणराज्यों में विभाजित हो गया। पहला रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड दूसरा मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान।